However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. Today we have with us Mr. यशवंत. तो यशवंत जी, आप हमें अपने बारे में और अपनी रुचियों के बारे में थोड़ा बताइए. जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें के लिए सेलेक्ट किया है और इस तरह के प्रयासों को लगातार बढ़ावा देने से समाज में जहाँ हमारी समस्याओं के बारे में पता चलेगा समाज को, वहीं समाज के बारे में भी हमें भी शायद बहुत कुछ मालूम होगा। इसलिए आप ये इंटरव्यू आयोजित कर रही हैं, इसके लिए पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। तत्पश्चात आपके क्वेश्चन पर आता हूँ। आपने मेरे बारे में पूछा है, तो मैं इसका संदर्भ दृष्टिबाधा से जोड़कर आपको बताने की कोशिश करता हूँ अपने बारे में। देखिए, जन्मजात दृष्टिबाधित हूँ मैं। मुझे बिल्कुल नहीं दिखता और मेरी आँखों में आई बॉल भी नहीं है। तो मुझे प्रकाश के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है और हाँ, फीलिंग तो होती है जैसे धूप है या बल्ब की गर्मी है तो उसको हाथ बहुत पास ले जाके अगर महसूस करें, तो होती है। लेकिन ऐसे नहीं कि भई कोई प्रकाश थोड़ा भी नज़र आए तो हमें दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। और जन्मजात दृष्टिबाधित हूँ मैं और मेरी शिक्षा-दीक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, तो आरंभिक शिक्षा वाराणसी के दुर्गा कुंड विद्यालय से हुई, जो कि एक प्राइवेट विद्यालय है, निजी विद्यालय है और वो 12th तक है, लेकिन हमने 7th तक की ही शिक्षा वहाँ से प्राप्त की। तत्पश्चात मैं दिल्ली चला आया और वहाँ से बल्कि यहीं से यानी कि दिल्ली से ही मैंने अपनी 12th तक की शिक्षा प्राप्त की सीबीएसई बोर्ड से। अ, अगर मेरे जन्म का विषय है तो मेरा जन्म वाराणसी में ही हुआ और बहुत साधारण परिवार जिसको आप कहिए कि खाने-पीने की कोई समस्या नहीं हो और इसके अतिरिक्त कोई ख़ास इनकम ना हो, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। और उन लोगों ने अपनी क्षमतानुसार भाग-दौड़ की, नेत्र चिकित्सकों के पास गए, आँख बनवाने के लिए जो कुछ हो सकता था वो भी, जो कुछ नहीं हो सकता था वो भी उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन अंततः उन्हें ये समझ में आया कि दृष्टिबाधा और मेरे बेटे की दृष्टिबाधा ऐसी है, कई बार तो दृष्टिबाधा का इलाज हो जाता है, जैसे अगर मोतियाबिंद वगैरह के कारण कुछ दिक्कत हो गई हो, तो इलाज हो जाता है। पर हमारी जो दृष्टिबाधा थी, उसके बारे में डॉक्टर्स ने उनको समझा दिया कि भई आप कहीं भी जाइए, वो ठीक नहीं हो सकती। तो उन्होंने समझ लिया और उन्होंने हमें अपने घर पे रखने का फैसला कर लिया। लेकिन धीरे-धीरे जब उनको जागरूकता फैली उनके आस-पास कि भई आप अपने बेटे को घर पे कब तक रखेंगे? तो लोगों ने उनको सलाह दी कि आप कहीं स्कूल वगैरह में डाल दीजिए। तो स्कूल की खोजबीन शुरू हुई। तो उन्होंने पता किया कि भई बनारस में एक स्कूल है और वहीं पे उन्होंने मुझे शिक्षा के लिए हॉस्टल में रख दिया और मेरी शिक्षा शुरू हुई और आज मैं बीएड कंप्लीट करके एमए एंट्रेंस दे चुका हूँ हिंदी का और रिजल्ट की प्रतीक्षा कर यहाँ तक के सफ़र में आपको फिज़िकली और एकेडमिकली किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिज़िकली और एकेडमिकली ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और समाज को मालूम होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। आप ये समझिए मैम कि फिज़िकली पहले हम आते हैं, क्योंकि एक भी कदम चलना है तो आपको कुछ दिखना चाहिए। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप एक भी कदम चलने के लिए विश्वास प्राप्त नहीं कर पाएँगे और ऐसे में फिज़िकली सबसे पहली समस्या यही आती है कि भई आप जहाँ भी जा रहे हैं, वो स्थान कैसा है? कैसे आप जानेंगे उस स्थान के बारे में? अपने घर पे रह रहे हैं तो घर के इर्द-गिर्द क्या है, मोहल्ले में क्या है, कहाँ नाली है, कहाँ गटर खुला हुआ है, ये सब बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, जिनका कि सामना एक दृष्टिबाधित करता है। इसका निदान थोड़ा-बहुत वो अपनी क्षमतानुसार निकालता है, जैसे छड़ी वगैरह लेके चलने का प्रयास करता है, लेकिन पूर्ण निदान नहीं निकल पाता है और असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अब देखिए, हम घर थे, तो घर पे तो धीरे-धीरे सब लोग समझ गए कि भई इसको दिखता नहीं है, चलो कहीं भी ले जाना है, ले आना है, हेल्प कर देते हैं। लेकिन जैसे ही नए स्थान पर हॉस्टल में गए अगर हम, तो वहाँ पर
एक बार फिर नए सिरे से पूरे स्थान की जानकारी करनी होती है। लेकिन इस संदर्भ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्राथमिक विद्यालय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार को कि उन्होंने यथासंभव ब्रेल लिपि में लिखकर व्यवस्था कर रखी थी कि भई अगर टॉयलेट जाना है तो कहाँ है, आपका रूम कहाँ है, क्लासरूम कहाँ है, इन सबको उन्होंने ब्रेल के माध्यम से दर्शा रखा है। हाँ, एक बात यहाँ बताना आवश्यक है कि ब्रेल लिपि के माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं और लुई ब्रेल नाम के एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए फ्रांस में, उनका जन्म 1809 को हुआ और उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। कालांतर में दृष्टिबाधितों को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी और यही ब्रेल लिपि हम मेरे भी पठन और लेखन का माध्यम बनी। तो फिज़िकली तो आप कहीं भी जाइए, तो आपको तमाम बैरियर नज़र आते हैं। रास्ते में मतलब रोड पे चलना है, तो उसके लिए भी अब आपको तो शायद अभी तो दिल्ली में शायद ज़्यादा व्यवस्था हो गई है। जब से राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए तब से मतलब जब से भारत में राष्ट्रमंडल खेल हुआ तब से फुटपाथ वगैरह काफ़ी पटरियाँ वगैरह बना दी गई, तो थोड़ा ठीक हुआ है। लेकिन अन्य शहरों में बिल्कुल व्यवस्था ऐसी नहीं है। आप जाएँगी तो कोई ऐसा चिन्ह नहीं मिलेगा कि आपको कहाँ से फुटपाथ शुरू हो रहा है, कहाँ तक रोड है, ये सब बहुत समस्याएँ होती हैं फिज़िकली तो। शिक्षा में जहाँ तक समस्या का विषय आपने उठाया, वो जब हम ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, तो पुस्तकों की उपलब्धता बहुत कम होती है। देखिए 12th तक तो फिर भी पुस्तकें उपलब्ध रहीं, लेकिन ग्रेजुएशन में आते ही हमें ये एहसास हुआ कि पुस्तकों की बहुत कमी है और अगर उपलब्ध भी करा दी जाएँ ब्रेल में पुस्तकें, तो उनको सहेज के रखना बड़ा मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा पुस्तकें अगर आप रामायण के बारे में एक साधारण उदाहरण देके मैं समझाना चाहूँगा कि आपके पास रामायण होता है, थोड़ा मोटा ज़रूर होता है लेकिन एक ही पुस्तक होती है उसकी। हमारे पास 6 बहुत ही बड़ी-बड़ी पुस्तकें होती हैं, तब जाके वो 1 खंड का आपका रामायण हमारे 6 ब्रेल की मोटी-मोटी पुस्तकों में समा पाता है। तो इस तरह से समस्याएँ पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर, पुस्तकों के रख-रखाव को लेकर, फिर इसका विकल्प आया ऑडियो रिकॉर्डिंग। बहुत सारे संस्थानों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, हमारी सहायता के लिए मैं आपके माध्यम से उन सबको भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडियो पढ़ते-पढ़ते हमें शब्दों के लेखन में समस्या होने लगती है। जैसे मान लीजिए शहर में कौन-सा श है, शांति में कौन-सा ई है, ये सब समस्याएँ ऑडियो से कई बार नहीं क्लियर हो पाती हैं। तो ये सब फिज़िकली और ओह! सॉरी एकेडमिकली मतलब शैक्षिक समस्याएँ हैं ये, समस्याएँ हैं मुख्य रूप से। क्या इस समाज का और आपके आसपास के लोगों का आपके प्रति व्यवहार कुछ अलग रहा अभी तक? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने ये भी। देखिए समाज को शुरू-शुरू में लगता है कि भई कैसे ये लड़का अब क्या करेगा आगे इसको दिखता ही नहीं है तो एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत कहावत नहीं कहेंगे, मान्यता प्रचलित है हमारे अ, गाँवों में, शायद शहरों में भी होगी, मैं शहर में ज़्यादा रहा नहीं, अलग से सोसाइटी में। मैंने स्पेशल विद्यालय में ही ज़्यादा समय बिताया है अपना, तो इसलिए मैं गाँवों का ही ज़िक्र कर रहा हूँ। हमारा एक कस्बा है असल में वाराणसी में पांडेपुर नाम का, हम वहाँ रहते हैं। तो धारणा ये प्रचलित है कि भई साइटेड तो मिट्टी फेंक के भी खा पी लेगा, मज़दूरी करके भी काम कर लेगा, लेकिन आप क्या करेंगे? तो ये एक धारणा ऐसी शुरू से ही प्रचलित थी, जो कि मुझे कटु होने के बावजूद सत्य प्रतीत होती है वैसे, कि जैसे अगर हमारे पास शिक्षा नहीं हो, तो निश्चित रूप से ये सोचने का विषय बन जाता है कि भई हमारे पास सिर्फ़ शैक्षिक विकल्प है। औरों के पास तो चलो जी हस्त कौशल है। हस्त कौशल भी हालाँकि दृष्टिबाधा से ग्रस्त बच्चों के लिए भी अब उसका भी महत्व है, लेकिन समाज के रवैये को कई टुकड़ों में देखना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए एक बिल्कुल प्रारंभ का समय, तब समाज ने थोड़ा चिंता के भाव से देखा। कुछ लोगों को ये भी लगता है, बहुत खुलकर बोलना ज़रूरी है कि आपके पूर्व जन्मों का फल है। माता-पिता को भी कई बार इस तरह की ताड़ना दी जाती है।
ताने दिए जाते हैं, तो ये सब तो कष्टदायक होता ही है। साथ ही जब आपस में बातचीत करते हैं लोग, तो निश्चित रूप से बहुत बेचारगी का भाव उनमें होता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा? और जैसे-जैसे समय आगे निकलता है, शिक्षित हुआ मैं, धीरे-धीरे पढ़ाई शुरू की, तो कुछ लोगों ने अपनी धारणा में बदलाव किया। कहा कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। देखिए समाज का हर चेहरा आपके सामने आना चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। धीरे-धीरे समाज ने अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू किया और अब तो बहुत हद तक लोग जागरूक हो गए हैं। देखिए, इस जागरूकता का परिणाम आपका इंटरव्यू भी है ना? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज ने चाहे गति धीमी रही हो, परंतु दृष्टिकोण में परिवर्तन तो किया है, दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति। आपको इस जीवन के नए रहन-सहन को अपनाने में किसने सबसे ज़्यादा मदद की? रहन-सहन को ठीक करने में देखिए निश्चित रूप से स्कूल ज़्यादा मदद कर पाया। पेरेंट्स तो मदद नहीं कर पाए, बहुत खुलकर बोलना ज़रूरी है, बार-बार मैं ये रिपीट करूँगा। देखिए पेरेंट्स को इतनी शिक्षा नहीं मिली होती है, बहुत सीधी-सीधी बात है कि भई आपको दिख नहीं रहा है, तो आप खाना खाने का तौर-तरीका कैसे सीखेंगे जब तक कि कोई आपको बताएगा नहीं। लेकिन माता-पिता कुछ ज़रूर होंगे ऐसे जो बता देते होंगे, परंतु हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं रहा। हमारे पापा थोड़े नाराज़ होते थे, उनको लगता था कि सोसाइटी में एक्सेप्टेड तरीके से ये भोजन नहीं कर रहा है, सोसाइटी में एक्सेप्टेड तरीके से ये रह नहीं रहा है। लेकिन उनके पास इतनी शिक्षा नहीं थी, वो स्पेशल एजुकेटर नहीं थे कि वो समझा सकते कि हाँ जी, आपको खाना खाने का तरीका कैसे है। अभी हम क्लॉकवाइज़ मेथड का प्रयोग करके या कि तमाम मेथड आ गए हैं अब, जिनके माध्यम से बच्चे खाना खाना सीख सकते हैं, कंघी करना सीख सकते हैं, कपड़े पहनना सीख सकते हैं। ताले मैं आपको एक अपनी छोटी-सी घटना बताता हूँ। स्कूल हम जा रहे थे मतलब मेरा एडमिशन होने वाला था स्कूल में, तो वो हमें कपड़े पहनना नहीं आता था। तो जब मैं गया स्कूल में तो हमारे एक सर थे, उन्होंने क्या किया हमारा शर्ट उतरवाया और उसे उल्टा करके दे दिया। मैं उसको पहन नहीं पाया सीधा करके, तो हमारे पापा बहुत नाराज़ हो रहे थे। तो बाद में मम्मी थोड़ा-सा ज़्यादा समझदारी से उन्होंने सिखाया मुझे कि भई कैसे कपड़ा सीधा करना है, क्या करना है। लेकिन स्कूल में आने के बाद ही वास्तव में हम समाज से जुड़ने योग्य हो पाए। सुनने में आया था कि आप कविताएँ देखिए और बहुत लिखने में बहुत रुचि रखते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, जी, निश्चित रूप से बताऊँगा। इस संदर्भ में कविता लिखने का ये है कि मैं जब दिल्ली आया तो बहुत सारी कविताएँ, कवि सम्मेलन वगैरह सुने लाल किले में जाके 26 जनवरी के आस-पास जो कवि सम्मेलन होता है, वो भी सुना तो हमें लगा यार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का कोई माध्यम मेरे पास भी होना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कविता के माध्यम से मैं ऐसा कर पाता हूँ कि नहीं। तो मुझे लगा कि कुछ लिखना चाहिए, कुछ तुकबंदियाँ मैंने शुरू की और उस तुकबंदी से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि हाँ, सचमुच मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ। तो मैंने कुछ कविताएँ लिखी और रुचि बढ़ती चली गई और कविताएँ लिखता हूँ मैं थोड़ी बहुत अभी भी। आप इस इंटरव्यूज़ को सुनते हर शख्स से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक साधारण इंसान बन के रहना चाहिए, शिक्षा के मूल उद्देश्य को समझते हुए, उस उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही कार्य करना चाहिए। जैसे शिक्षा का मूल उद्देश्य धनोपार्जन नहीं है। निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान बनना शिक्षा का मूल उद्देश्य है और एक अच्छे इंसान के रूप में हर इंसान के साथ बर्ताव करें। किसी को भी अब मेरी दृष्टिबाधा तो ज़्यादा स्पष्ट है और देखी जा सकती है। मैं ये साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि मैं सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा हूँ। इस बात का मुझे एहसास है कि बहुत सारे लोग हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा मुश्किल में हैं। देखिए, मानसिक रूप से परेशानी का सामना कर रहे लोग जो हैं, जिन्हें आजकल हम बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के रूप में देखते हैं, वे लोग
ऐसे हैं कि समाज उनके साथ बहुत ही विचित्र बर्ताव करता है, क्योंकि वो तो दृश्यात्मक नहीं है वो विकलांगता दृश्यात्मक नहीं है। चाहे वो आप दिव्यांगता कह लें, लेकिन मैं विकलांगता ही बोलूँगा कि वो दृश्यात्मक नहीं है। इसलिए लोग उनके साथ बहुत अजीबो-गरीब बर्ताव करते हैं। तो समाज से यही कहना है कि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में दूसरों की जितनी सहायता कर सकें करें, किंतु दूसरों का नुकसान न करें। धन्यवाद यशवंत जी, आपके इन विचारों ने और आपकी इस ज़िंदा-दिली ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।